हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। एक्चुअली ये जो तो वीडियो मैंने बनाया था क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने सबसे पहले वीडियो में जो एसिड के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या थे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या थे, उसके बारे में बताया था। उसी वीडियो में मैंने ये भी डिस्क्राइब किया था कि एसिड और बेस का क्या रिलेशन है, क्या क्या दोनों के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। आज जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैंने 2 वीडियो इस चैप्टर के ऊपर में बनाया है, एसिड बेस एंड सॉल्ट के ऊपर में, जिसमें आपने देखा होगा एसिड बेस फर्स्ट वीडियो में और सॉल्ट्स के टाइप सेकेंड वीडियो में। आज कुछ जो अलग तरह के सॉल्ट पाए जाते हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, आप लोग डिटर्जेंट बोलते हो, ये सारी चीज़ आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार एनसीईआरटी का रिव्यू करा देना चाहता हूँ। ये देख लीजिए, ये है आपका एनसीईआरटी चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें वही दिया गया है कि आखिर एसिड का क्या प्रॉपर्टी है, किस प्रॉपर्टी से उसको एसिड कहा जाता है, किस प्रॉपर्टी के कारण उसको एसिड कहा जाता है। देख लीजिए, यहाँ पे लिटमस पेपर के बारे में बताया गया था। ये लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो पर्पल कलर का डालिए, मतलब इंडिकेटर्स के बारे में आपको बताया गया कि आप कैसे पहचानेंगे कि कोई भी इंडिकेटर से ये एसिड है, वो बेस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिचन। अ प्लांट बिलोंग्स टू द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा एंड इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर। When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. There are many other natural indicators or materials like red cabbage leaves आपने देखा भी होगा, turmeric powder, colored petals of the flowers such as hydrangea, petunia, geranium, which indicate the presence of acid or base in the solution. These are called acid base indicators or sometimes simply indicators. तो ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा इन सब चीज़ों के बारे में। अब आ जाइए, जब आपने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा, एसिड बेस में आपको कोई दिक्कत है कि एसिड किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, क्या ये टॉपिक में आपको कहीं भी कोई दिक्कत है? अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बेझिझक आप मुझे पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको बता भी सकूं। अगर आपको नहीं दिक्कत है तो जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं आज, उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करें। कि आज जो मेरा मेन टॉपिक है एसिड बेस के ऊपर में, वो स्पेशली रिलेटेड है टाइप्स ऑफ सॉल्ट के फॉर्मेशंस में। तो यहाँ पे एक बार आप लोग हेडिंग देख लीजिए, हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स। ये पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका। ये एक्सपेरिमेंट शायद आप लोगों ने कभी किया होगा या नहीं, शायद नहीं किया होगा, जिसमें जिंक के जो ग्रेनल्स होते हैं जब सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस कैसे रिलीज़ करें। सीधा सीधी समझो, कोई भी मेटल को एसिड के ऊपर रिएक्शन करते हैं या एसिड में मेटल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस किस तरह से लिबरेट करता है, वो वाला ये एक्टिविटी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अगर आप लोगों का स्कूल खुले तो ये एक्टिविटी आप लोग कर सकते हो, और केमिस्ट्री वाले सर से थोड़ा रिलेशन बना के रखना अच्छा, क्योंकि अगर वो सर चाहेंगे तो आप लोगों को लैब में ले जा करके वो खुद भी करेंगे, तो आप ये सब चीज़ महसूस कर सकते हो कि या रियली सर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उस समय ये मत सोचना कि सर मुझे नहीं करने दे रहे, समझने की कोशिश करना। जैसे देख लो, इस एक्सपेरिमेंट में तो कुछ दिखाना, कोई भी एक्सपेरिमेंट को इट्स ईजी थिंग, बट व्हेन यू डू द टाइम द एक्यूरेसी समटाइम्स इट बिकम्स डिफरेंट, राइट। होता है ना, कभी कभी कोई भी चीज़ को हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कितना आसान है, बट जब हम वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है, जब एक्यूरेसी हमें नहीं मिलती है, एक्यूरेटली हमें नहीं मिलता है, तो पता चलता है कि या इट वाज डिफ़िकल्ट, द सर हैड डन द प्रोसेस वेरी इजीली, बट वी हैव टू टेक मोर एंड मोर प्रैक्टिस, देन ओनली वी कैन डू इट प्रॉपरली। तो चलिए, ये सारे रिएक्शंस आपको मैंने पहले ही बता दिए हैं कि एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, किस तरह से एसिड बेस रिएक्शन या फिर मेटल कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे लिबरेट करते हैं, ये सारा चीज़ मैंने आपको पढ़ाया है। ये रिएक्शंस भी आप देख सकते हैं, जो रिएक्शन में टेस्ट ट्यूब ए में सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिबरेट किया। उसके बाद आ जाइए, जब आप यहाँ पर अब एक रिएक्शन बहुत ही अच्छा दिया है, इस रिएक्शन को थोड़ा गौर से देखना कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन किया गया,
कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल इसको कहा जाता है जनरल नाम में। वाटर तो जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जानते हो। जब इन तीनों को मिला दिया गया तो क्या बनेगा पता है? ये एक कम्प्लेक्स बनेगा, CaHCO3 ऑल्टो, मतलब कैल्शियम कार्बोनिक एसिड जो होता है ना, उसका कार्बनिक एसिड में से एक हाइड्रोजन यहाँ पे बांधना। H2CO3 को कहा जाता है कार्बनिक एसिड। जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाओगे तो कार्बनिक एसिड बनता है, लेकिन यहाँ पर देख लो HCO3 कार्बनिक एसिड में से एक हाइड्रोजन लिबरेट कर गया है, तो यहाँ पे CaHCO3 हॉल्ट वाइज ये पानी में घुल जाता है। लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, ये सब जो है कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग रूप हैं। हर एक मेटल कार्बोनेट जो होते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, वो जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो एक मेटेलिक सॉल्ट देगा आपको। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो उसका पक्का है, ये दो रिलीज करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर एक रिएक्शन आप लोगों को रिप्रेजेंट कर दिया है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट्स विद एसिड दे गिव सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब यहाँ पर हाउ डू एसिड रिएक्ट्स विद बेस, जो सॉल्ट का मैंने आपको रिएक्शन दिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो सोडियम क्लोराइड और वाटर मिलेगा। बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ एसिड बेस चैप्टर, राइट। अब आ जाइए, जब आपने इसको देखा तो रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, ये क्या होता है? मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड बनता है, और मेटेलिक ऑक्साइड को जब आप एसिड से रिएक्शन करोगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। ये रहा रिएक्शन, दिख रहा है आप लोगों को, मेटेलिक ऑक्साइड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। अब किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है ये हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ लिया है, और मेटेलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर देता है, और कोई भी बेस जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे या मेटेलिक ऑक्साइड तो वो बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा। गॉट इट? यहाँ पे कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजी है, जानता हूँ आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डालना कि सर मुझे ये क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है। What do all acids and all bases have in common? अब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, हर एक एसिड और हर एक बेस के पास क्या कॉमन है? एसिड का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है और बेस का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, उस दोनों में देखना, जैसे एसिड हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे हर एक एसिड में देखना ये कॉमन है। यहाँ पर एक एक्टिविटी तुम लोगों को करके दिखाया गया है। इस एक्टिविटी में तुम देख लो, यहाँ पर ये जो बीकर तुम्हें दिख रहा है, राइट, ये बीकर में एसिड का सॉल्यूशन है और इसके अंदर में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ये लोग कर रहे हैं, जिससे हमारा बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। क्या किया इसमें, जो इन लोगों ने पहले तो इलेक्ट्रोड्स टाइप के 2 नेल ले लिए, इसके अंदर में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिए, और ये रबर का कॉर्क है जो इलेक्ट्रोड्स का निगेटिव पार्ट का काम करेगा। अब ये दोनों आयरन नील्स को HCl के अंदर में डुबा करके यहाँ से 2 वायर निकाला, एक वायर को बैटरी के साथ जोड़ दिया, बैटरी के लास्ट एंड से, और बैटरी का जो फ्रंट एंड होता है पॉजिटिव, उसको बल्ब के एक पॉइंट से जोड़ दिया। दूसरा जो है इधर से जो निगेटिव इलेक्ट्रोड्स आया था उसको जो है स्विच के एक प्लग से जोड़ा, और दूसरा स्विच से वायर निकाल करके एक दूसरे बल्ब के पॉइंट में जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखना है कि ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। क्या लगता है तुम्हें, बल्ब जलना चाहिए या नहीं जलना चाहिए? यस तो बताओ क्यों जलना चाहिए, और नो तो बताओ क्यों नहीं जलना चाहिए। देखो एसिड है, एसिड डिसोसिएट करेगा तो H+ और Cl- आयन देगा, मतलब जो चार्ज आयन डिसोसिएट होंगे। चार्ज आयन हम लोग जानते ही हैं कि वो लोग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो होगा, राइट। और अगर तुमने यहाँ पर जो बैटरी जोड़ा, अगर वो 6 वोल्ट का बैटरी है, 6 वोल्ट का बैटरी है, तो डेफिनेटली जो है बल्ब जो है तुम्हारा जलेगा। गॉट इट? और अगर यही एसिड के बदले तुम सल्फ्यूरिक एसिड करो या नाइट्रिक एसिड करो या फिर अल्कोहल के साथ करो, तो क्या हर केस में बल्ब जलेगा तुम्हारा? यहाँ पर देख लो, बहुत ही इजीली तरीके से लिखा है। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड, बट यू विल ऑब्जर्व दैट द ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. Glowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current the solution. The electric current is carried through the acidic solution by ions. Acids contain H+ ion as cation and anions such as chloride ion in HCl, nitrate in HNO3, sulfate in sulfuric acid, H+ and this CH3COO-
इसको कौन सा आयन कहते हैं पता है आपको? CH3COOH को कौन सा बोलते हैं? एसिटिक एसिड, तो ये एसीटेट आयन हो जाएगा। गॉट इट? अब यहाँ पर देख लीजिए, सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड गिव्स H+ आयन, दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस इन सॉल्यूशंस विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा व्हाट हैपन टू एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन? डाइल्यूट हो जाएगा। क्या करोगे? एसिड और बेस को डालोगे तो क्या होगा? डाइल्यूट। जैसे HCl है, HCl को पानी में डालोगे, H3O+ और Cl- आयन, वापस इसको डालोगे तो HCl + 2H2O हो जाएगा। H+ + H2O या हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन। H3O+ को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। और उसी तरह से अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालोगे तो Na+OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पर देख लो, जैसे पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, वो सॉलिड है, उसको अगर हमने पानी में डाला तो ये पोटासियम प्लस आयन और हाइड्रोक्साइड माइनस आयन देगा। समझ में आ रहा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको पानी में डालोगे तो क्या होगा? Mg2+ और 2OH-। बेसिस जनरली gives hydroxide ions in water, bases which are soluble in water are called alkali। हाँ, यहाँ पे याद रखना, पूछ सकते हो तुम लोग कि सर बेस और अल्कली में क्या अंतर है? बेसिस जो होते हैं वो जनरली हाइड्रोक्साइड आयन, पानी में जैसे डालोगे तो हाइड्रोक्साइड आयन, और जो बेस पानी में घुल जाए, जो बेस पानी में घुल जाए उसको क्या कहते हैं? अल्कलीज कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल का जो पहला फर्स्ट रो है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं, वो सबको अल्कली एलिमेंट्स कहा जाता है, अल्कली मेटल्स कहा जाता है। और जो सेकेंड ग्रुप है उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। याद रखना, ग्रुप 1 को अल्कली अर्थ मेटल्स और दूसरे को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यहाँ पे जो ब्लू, ये जो आप स्पाइरल टाइप का दिख रहा है, इसमें क्या लिखा है जरा पढ़ो तो? ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड अल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। दे आर soapy to touch, bitter and corrosive, never taste or touch them as they may cause harm। अब याद रखना, सीधा सीधी समझ जाओ, ये सब ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ भी हो, एसिड हो, बेस हो, डायरेक्टली टच मत करना। तुम्हें लगेगा कि बेस जो है सोपी इन टच होता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड जो तुम्हारा NaOH है उसको टच कर लिया तो पता चल जाएगा तुमको कि तुम्हारा स्किन हार्श कर देगा। इसीलिए किसी भी चीज़ को डायरेक्टली नहीं छूना चाहिए। केमिस्ट्री लैब में जाने से पहले सर से परमिशन लेकर के उसके बाद सर के सामने में रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो ही जाकर के हमें समझ में आती है। यहाँ पर सॉल्ट वाला जो रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। अब कोई भी सॉल्ट वाटर कौन सा देगा, ये हमने प्रीवियस वीडियो में बताया। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशंस, ये भी मैंने आपको बताया है, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा एसिड वीक होगा, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा बेस वीक होगा। यहाँ पर एक चीज़ है, पीएच फॉर्मूला। पीएच का मतलब जानते हो? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच, ये जो पीएच लिखा है ये पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। और स्केल मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। जो स्केल हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मेजरमेंट करता है उसी स्केल को पीएच स्केल कहा जाता है, जिसका निर्माण हुआ। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन का, तो ये पीएच में जो पी है वो पावर के रूप में, जिसको पोटेंस कहा जाता है जर्मन लैंग्वेज में, आप लोग जानते हो जर्मनी लैंग्वेज पोटेंस, और उसको हम लोग इंडियन टोन में उसको पावर बोलते हैं। ऑन द पीएच वी कैन मेजर पीएच जनरली फॉर्म 0 वेरी एसिडिक टू 14 वेरी अल्कलाइन। याद रखना, पीएच स्केल 0 से लेके 14 तक होता है। 0 जो होता है सबसे ज़्यादा एसिडिक और 14 जो होता है वो सबसे ज़्यादा अल्कलाइन। pH should be thought of simply as a number of which indicates the acidic or basic nature of the solution। ये pH स्केल क्या करता है, वो हमको सीधा सीधे एक नंबर देता है, जिस नंबर से हमें पता चलता है ये कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। समझ में आया? हायर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द pH स्केल। जितना ज़्यादा H+ का कंसंट्रेशन होगा उतना कम एसिडिक, और जितना कम pH का कंसंट्रेशन, यहाँ पे देख लो ये चीज़ याद रखना, pH वैल्यू मैक्सिमम अगर 7 तक जाती है, 6.99 तक वो एसिड होगा। तो यहाँ पे पूरा इजीली लिख दिया है, हायर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द pH वैल्यू। मतलब जितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा pH वैल्यू, मतलब
कम बेस, लोअर द पीएच वैल्यू, हाइड्रोजन जितना पीएच उतना कम, मतलब एसिडिक ज़्यादा। और अगर पीएच का वैल्यू ज़्यादा है तो 7 से ज़्यादा होगा तो वो बेसिक होगा, और अगर 7 होगा तो वो न्यूट्रल होगा। द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, value less than 7, pH scale represent acidic solution. As the pH value increases from 7 to 14, it represent an increase in OH minus ion concentration in the solution. That is the increase in the strength of alkali. सीधा सीधी समझ जाओ, 7 से 14 जाएगा तो बेसिक, और 0 से 7 जाएगा तो एसिडिक। तो ये स्केल दिख रहा है तुम लोगों को, ये देख लो यहाँ पे दिया गया एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग, उधर बेसिक नेचर इंक्रीजिंग, दिख गया। ये हमारा 0, ये हमारा 14, तो 0 हुआ सबसे ज़्यादा एसिडिक और 14 हुआ सबसे ज़्यादा बेसिक। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े हम लोग। इसके बाद देख लो यहाँ पर एक तुम लोगों को होमवर्क दिया है, इसमें पीएच वैल्यू फाइंड करके तुम्हें बताना है कि हर एक चीज़ का कितना कितना पीएच वैल्यू होता है। ये देख लो, अब तुमको यहाँ पे कुछ दे भी दिया आंसर में। गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका 1.2 जितना पिए, और नींबू पानी पिए हो कभी, लेमन जूस, नींबू वाटर, तो उसमें 2.2 उसका होता है। और हमारा जो ब्लड होता है वो एकदम बेसिक होता है, वो एसिडिक नहीं होता है, 7.4 कितना होता है 7। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो तो 100% बेसिक ही है 10। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड बेस है वो है हमारा 14 सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आ जाओ कि आखिर ये जो पीएच स्केल है इसमें हमें पढ़ना क्या है, राइट। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस के बारे में बताया गया कि जितना ज़्यादा H+ आयन उतना ज़्यादा एसिड। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन प्रोड्यूस्ड। इफ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसंट्रेशन, say 1 molar, then these produce different amounts of hydrogen ion. Acid that give rise to more H+ ion are said to be strong acid, and acid that give less H+ ion are said to be weak acid. Can you now say what weak and strong bases है? सीधा सीधी समझ जाओ, जो पानी में H+ आयन इजीली देगा वो हो जाएगा कौन सा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। जो थोड़ा डिफिकल्टीज के साथ देगा वो वीक एसिड। उसी तरह OH- जो जल्दी दिया वो स्ट्रॉन्ग बेस, जो लेट से दिया वो वीक बेस। आखिर ये पीएच वैल्यू का हमारे दैनिक जीवन में यूज़ क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। यस बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या वैल्यू है, सबसे पहले वैल्यू करना सीखो तो पता चलेगा। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? देखना बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको, जैसे टच मी नॉट प्लांट होता है, टच करते हो तो, और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको टच करोगे तो इरिटेशन भी स्टार्ट हो जाता है। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। ये हमारा अपना खानदानी पेशा है कि इससे ज़्यादा हम लोग का पीएच रेंज जो है नहीं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच स्केल। व्हेन पीएच ऑफ द रेन वाटर इज लेस देन 5.6 देन इट इज कॉल्ड एसिड रेन। याद रखना, वो जो बरसात आती है ना, तो वो जो बरसात आके चली गई, ये 5.6 से अगर कम हुआ तो वो बारिश नहीं है, वो एसिड है, इसीलिए उसका नाम एसिड रेन होता है। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। यस, आखिर बरसात के बाद पानी तो सबके सब जो है नदी में, तालाब में, ओशन में चले जाते हैं, तो जैसे ही मिक्स होते हैं और उनका एसिडिक कैरेक्टर है, तो जितना भी जीव जंतु है हमारे पानी में, मछली, कछुए, सब के सब की जीवन जो है ना एकदम वोट लगाने पे चल जाती है। अब देख लो यहाँ पे दिया गया है, द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कभी किसी प्लैनेट के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है? जिन लोगों को एस्ट्रोनॉट बनना है उन लोगों को तो पढ़ना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे देख लो एसिड जो होते हैं स्पेशली प्लैनेट्स में, वीनस प्लैनेट्स के ऊपर में देखना एक वाइट और येलो कलर का मोटा सा चादर है, वो कुछ और नहीं सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है। अब तुम बताओ कि अगर पीएच वैल्यू जिसका एसिडिक हो, जिसका एटमॉस्फेयर का पीएच वैल्यू एसिडिक हो, क्या वहाँ पर जीव एग्जिस्ट हो सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। हमारा जो थिक लेयर है वो उत्तरी है, ओजोन है, इसीलिए हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं।
दूसरे प्लैनेट पे जाओगे, अगर कोई पॉइजनस गैस है, उसका लेयर है, तो एग्जिस्ट करना मुश्किल है। तुम लोग कभी गांव में खेती वेती जो फार्मर करते हैं उसको देखियो, वो लोग देखना सॉइल को देख करके पता कर लेता है। सॉइल में जो लोग वो तंबाकू खाते हैं उनके पास चूना होता है, तो जो मिट्टी होती है और वो चूना, उन दोनों को रगड़ के वो लोगों को पता चल जाता है कि उनका जो गांव घर में जो खेत है उसकी मिट्टी एसिडिक है या बेसिक है। व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ. To find out the pH required for the healthy growth of a plant, you can collect the soil from the various places and check the pH in the manner described below in the activity. देखो यहाँ पे सीधा सीधी समझो, किसी भी खेत की खेती करनी है तो आपको पीएच का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सीधे पीएच, किसी भी पीएच में अगर आप खेती कर दोगे तो आपके फसल को वो बर्बाद कर सकते हैं। हम लोग खाना खाते हैं, जानते हो हमारे पेट के अंदर में HCl गैस, पता है? It is very interesting to know that our stomach produce HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये जो है HCl हमारे भोजन को पचाने में बहुत मदद करता है। बिना हमारे पेट में कोई दर्द या एसिड, मतलब एसिडिक कैरेक्टर उत्पन्न किए हुए ये भोजन को ईजिली पचा देता है। तो जैसे हमारा इंजेक्शन कोई फूड का हुआ, उस स्टमक तक पहुंचा, उसके बाद एसिड उसके ऊपर में आक्रमण करता है। जैसे आक्रमण करेगा, बहुत ज़्यादा एसिड चला गया तो एकाएक देखना तुम्हें दर्द होगा पेट में, तुम्हें एकदम इरिटेशन टाइप का होने लगेगा। ये जो है दर्द से बचने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? एंटा एसिड। वो जो इनो पीते हो ना तुम लोग, वो कुछ और नहीं, एंटा एसिड से वो तुम्हारे पेट के अंदर में जो ज़्यादा एसिड हो गया है, वो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, वो जैसे शरीर के अंदर में गया तुम्हारा डाइजेशन बराबर करेगा। इसलिए ज़्यादा मत फाँक लेना, नहीं तो ज़्यादा फाँकने से भी जो है ना डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगी, हमेशा लूज मोशन होते रहेगा फिर। गॉट इट? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू दैट बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, दिस एंटा एसिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, और माइल्ड बेस इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। सीधा सीधी याद रखो बच्चों, खाना खाओ तो जम के खाओ जिसमें हजम करने की ताकत हो, और अगर हजम नहीं कर पा फिर इनो लो, इनो तुम्हारे भोजन को हजम करेगा। और क्या कर सकते हो तुम, राइट? चलिए उसके बाद शरीर में आपने पीएच का देख लिया। तो कितने लोग हो जो 2 बार ब्रश करते हो, और कितने लोग हो जो 1 बार ब्रश करते हो? अच्छा, मॉर्निंग में जब उठते हो तो तुम देखना तुम्हारे मुंह में से कभी कभी बास आते रहते। या जब मान लो तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, 2 बार 3 बार बचपन से धोते आ रहे हो, तो मॉर्निंग में उठने के बाद देखना तुम लोग पहला काम कौन सा करते हो? फ्रेश होने के बाद ब्रश करना, राइट? तो ये ब्रश क्यों करते हो पता है? क्योंकि पूरी रात भर जो आपके मुंह में जो भी आपने खाया था, उस खाने के अंदर में जो गैसियस मटेरियल थे वो एसिडस हुए, और एसिडस होने के बाद आपके दांत के ऊपर में एक लेयर बना देता है, जो लेयर एसिड से, एसिड का परत होता है, जो एसिड मतलब एसिडस होता है, और हमारा जो टूथपेस्ट होता है वो बेस होता है। तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। और अगर तुम ब्रश नहीं करोगे तो भाई साहब दांत टूट जाएगी। इसीलिए पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। यहाँ पर देख लो, टूथ डीके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट का होता है, ये पूरे शरीर में तुम्हारा जो इनेमल पार्ट है दांत के अंदर का, वो सबसे ज़्यादा मजबूत पार्ट है, याद रखना। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट इज कोरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5. ये तुम पानी कितना भी पी लो तो तुम्हारा वो दांत जो है वो घुलेगा नहीं। लेकिन जब तुम कुछ खट्टा, जैसे पानी पूरी खाते हो, कभी कभी देखना खट्टे वाला पानी पूरी खाने में बहुत मज़ा आता है, राइट? तो वो जो खट्टा वाला पानी पूरी खाते हैं तो उसमें देखना उन लोगों की कभी कभी पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है। तो अगर उस बैक्टीरिया रह गया तुम्हारे मुंह के अंदर, तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन of sugar and food particles remaining in the mouth after eating. The best way to prevent this to clean the mouth after eating the food using toothpaste, which are generally basic for cleaning the teeth, can neutralize the excess acid and prevent tooth decay. देखो एक बच्चा था,
वो ऐसे ही किसी टीचर ने उसको पढ़ा दिया, देखो बच्चों खाने के बाद हमें मुंह धोना चाहिए। तो एक्चुअली उस टीचर का कहने का ये तात्पर्य था कि रात में जब खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद ब्रश करके सोना चाहिए। तो बच्चा बहुत ही ओबीडिएंट था टीचर का। उसने क्या किया, खाना खाया और उसके बाद उसको पता चल गया कि सर ने कहा था कि भाई ब्रश करके सोओगे तो मुंह में एक भी कीटाणु नहीं बचेगा। उसने ब्रश किया, फिर मॉर्निंग में उठा और मम्मी से नाश्ता मांगा। मम्मी ने कहा बेटा ब्रश कर ले। तो नहीं मम्मी, हमारे साइंस वाले सर ने पढ़ाया है खाना खाने के बाद ब्रश करना। राइट, तो समझ गया। इसमें एक्चुअली कहना क्या चाह रहा हूँ कि वो बच्चा कह रहा था कि अगर मान लो मॉर्निंग में बिना ब्रश किए खा लो और उसके बाद ब्रश करो तो क्या हमारा दांत सुरक्षित रहेगा? तो सीधा सीधा इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि पूरी रात में जो भी तुम खाना खाते हो, अगर तुम प्रॉपरली एक भी फूड का बाइट अगर तुम्हारे मुंह के अंदर में स्टिक्ड नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारा स्टिकी आइटम हम लोग खाते हैं पूरे दिन भर में, और दिन भर में खाते हैं तो हमें ब्रश करने का मौका नहीं मिलता। पुराने ज़माने में जो बूढ़े लोग थे, देखना वो लोग खाना खाने के बाद 4 बार 5 बार वो लोग फिंगर से ही ब्रश कर लेते थे ताकि माउथ के हर एक फूड पार्टिकल को वो बाहर कर सके। लेकिन आजकल तो भाई फैशन टेक्नोलॉजी है, आजकल देखना कॉलगेट फ्लेक्सी ब्रश भी आता है, तो फ्लेक्सी करके तुम्हारे माउथ के अंदर में जितना भी जो फूड पार्टिकल्स बचे हैं उसको बाहर कर सकते हैं, और इस तरह से तुम्हारा दांत जो है प्रिवेंट हो सकता है, बचा जा सकता है। दांत एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, पूरे फेस में देखना एक स्माइल ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आदमी को अट्रैक्ट करता है। तो जब बोलते हैं ना टीचर देखना कि बत्तीसी मत दिखाओ, आखिर ये स्माइली फेस हो, दांत जब अच्छा रहेगा तब दिखाओगे। इसके लिए हमें अपने माउथ को क्लीन रखना चाहिए, ज़्यादा स्टिकी पार्टिकल नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा एसिडस पार्टिकल नहीं खाना चाहिए। अब देखो दूसरा है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वेलफेयर। कभी तुमको मधुमक्खी काटा है? देखना गांव घर में बहुत हनी का जो वो होता है ना, हनी बी, तो बी का जो स्टिंग होता है वो एसिडस होता है, फिर फॉर्मिक एसिड एंट के अंदर पाया जाता है। तो जैसे ही कोई मतलब जानवर या चींटी या मधुमक्खी आपको काट लेता है, तो पुराने ज़माने में क्या करती थी, जितनी भी माताएं थी, मम्मी थी, वो लोग आयरन से उसको रगड़, मतलब कि या तो कोई चाकू या उन लोगों का लोखंड का जो चूड़ी होता था उससे वो लोग रब कर देती थी। क्यों? क्योंकि मेटल जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, और वो जो बाइट किया है तुमको वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो एसिड प्लस बेस क्या हो जाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर, फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और तुम्हारा जो इचिंग हो रहा था वो बंद हो जाएगा। देखो यहाँ पे सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल प्लांट्स थ्रू द केमिकल वेलफेयर। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी? Bee stung leaves an acid which causes the pain and irritations. Use of a mild base like baking soda on the stung area gives relief. Stinging of hair of nettle leaves inject the methanoic acid causing the burning pain. याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जब मधुमक्खी काटती है उसके अंदर में जो वो जो हेयर होता है ना उन लोगों का, उसको स्टिंगिंग हेयर कहा जाता है। वो जो एक उसका हेयर तुम्हारे स्किन के अंदर में घुस गया, उसके अंदर में मिथानोइक एसिड CH3, यहाँ पता है तुम लोग को मिथानोइक एसिड का फॉर्मूला? नहीं पता है। इथानोइक का, अरे एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? इथानोइक। और COOH, HCOOH हो गया हमारा फॉर्मिक एसिड। तो ये फॉर्मिक एसिड का मतलब मिथानोइक एसिड, और वो मिथानोइक एसिड अगर तुम्हारे स्किन के अंदर में चला गया तो समझ लो फिर तो तुम्हारे शरीर में जलन टाइप की होगी। जैसे देखना कभी कभी मधुमक्खी जब काट लेती है ना तो आदमी की स्पीड दौड़ने की 101 हो जाती है। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, इरिटेशंस होने लगते हैं। तो उसके ऊपर में या तो तुम बेकिंग सोडा डाल दो। अब बेकिंग सोडा घर में कहाँ ढूंढोगे? इसीलिए कोई भी मेटल अगर मिले जो इजीली रिएक्ट करता हो एसिड के साथ, वैसा मेटल जैसे लोखंड हो गया या फिर एल्युमिनियम का बर्तन हो गया, उससे रगड़ डालो वहाँ पे, उससे रब करो। तो जैसे रब करोगे तो क्या होगा? एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और तुमको राहत मिलेगी। देखो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा टेबल बनाया है तुम लोगों के लिए, इस टेबल को देख लो। नेचुरल सोर्स विनेगार, ऑरेंज, टैमरिंड, टोमेटो, इन सब के अंदर में विनेगार के अंदर एसिटिक एसिड CH3COH, पता है ना। और जो दही खाते हैं उसके अंदर में लैक्टिक एसिड, ऑरेंज साइट्रिक एसिड, लेमन साइट्रिक एसिड, टैमरिंड इमली जो होता है टार्टेरिक एसिड उसके अंदर में, और एंट स्टिंग के अंदर में मिथानोइक एसिड, टोमेटो के अंदर में ऑक्जेलिक एसिड, नेटल स्टिंग के अंदर में मिथानोइक। सीधा सीधी समझ लेना ये सब नेचुरल एसिड है भाई साहब, जो हर एक बी स्टंग हो या फिर एनिमल हो उन लोगों के पास पाए जाते हैं।
अब यहाँ पे कुछ सॉल्ट के बारे में जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। तो कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल होगा? जिसका पीएच वैल्यू 7 होगा, और जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम उन लोगों का एसिडिक सॉल्ट, और जिनका ज़्यादा वो बेसिक सॉल्ट। आप इनको तो पहचानते होंगे, ये हमारे बापू हैं, पूरे राष्ट्र के बापू, जिन्होंने देश को बहुत ही अच्छी तरीके से बंटवारा किया था, पाकिस्तान और इंडिया का। इन्हीं को श्रेय जाता है, ये बापू जी हमारे। ये बापू जी ने दांडी मार्च किया था, याद है तुम लोगों को? शायद पढ़ा होगा तुम लोगों ने हिस्ट्री में। 1931 में इन्होंने दांडी मार्च निकाली थी, और ये दांडी मार्च करके जब लौटे थे तो उन्होंने कहा था, भाई साहब हमारे पास समुंदर है तो हम तुम्हारी विदेशी नमक क्यों खाएं, हम अपना रतन टाटा साहब का नमक क्यों ना खाएं, राइट। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा दिया है, सी वाटर जो है वो सॉल्ट उसके अंदर में मिला रहता है, सोडियम क्लोराइड को सेपरेट किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, फिर वो रॉक सॉल्ट बनता है। और बेड रॉक सॉल्ट वेर फॉर्म्ड व्हेन द सी ऑफ बाइजोन एज ड्राइड अप। रॉक सॉल्ट इज मिनरल लाइक फूड। कभी खाए हो सेंधा नमक? वही है रॉक सॉल्ट हमारा। और ये जो हम लोग नमक खाते हैं सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट। अब महात्मा गांधी ने एक करके तो चले गए भाई साहब, और नमक तो हमारे रतन टाटा बना रहे हैं। देखो कॉमन सॉल्ट है इसके कुछ। अब तुम्हें यहाँ से तुम्हारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो। रॉ मटेरियल केमिकल्स के The common salt thus obtained is an important raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder और बहुत सारे। अब इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस जानते ही हो, इसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी पास किया। इन लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस वाला काम किया। देखो यहाँ पे क्लोराइन, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पास किया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। नमक ले लिया, नमक को पानी में मिला दिया, उसको इलेक्ट्रोड्स की तरह 2 इलेक्ट्रोड्स एनोड कैथोड डाल करके अब जो है इलेक्ट्रिसिटी पास किया। इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास किया तो सोडियम क्लोरीन को ब्राइन सॉल्यूशन भी कहा जाता है। जैसे उसमें दिया तो कैटाइनिक और एनायनिक में टूटना चालू हो गया। इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना चालू किया, कहने का मतलब था वो NaCl जो था वो Na पानी का OH मिल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना चालू किया। तो वो जो प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन और अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों प्रेजेंट। जैसे देख लो यहाँ पर रिएक्शन है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर गिव्स यू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन। इसीलिए इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है। अब क्लोरीन गैस जो रिलीज हो रहा है तुम्हारा, वो एनोड के पास जा करके ले रहे हैं, और ये हाइड्रोजन गैस कैथोड के ऊपर में जाके जमा हो गया, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जो है वो कैथोड के पास जा करके जमा हुआ। ये तीनों प्रोडक्ट यूज़फुल है, इसीलिए इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है। याद रखना, तुम लोग भी ये प्रोसेस कर सकते हो अगर केमिस्ट्री लैब में जाते हो तो। नमक घर से खाली ले जाना है और इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, राइट। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फॉर द क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब आ जाओ हमारा मेन टॉपिक, ब्लीचिंग पाउडर। नाम सुने हो? देखना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहाँ गंदगी होती है ना, वहाँ पे वाइट कलर का जो पाउडर छिपता है, ब्लीचिंग पाउडर उसको कहते हैं, राइट। अदरवाइज तुम लोगों ने देखा होगा हर कैंट RO पानी जो पीते हो उसके अंदर भी ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। ये क्लोरीन जो है, ये क्लोर अल्कली प्रोसेस है, तुमने देख लिया, राइट। तो यहाँ पे दिया है क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, जिसको ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। अब यहाँ पे क्लोरीन जो हमारा क्लोर अल्कली प्रोसेस था उसमें से क्लोरीन गैस निकला। अब भाई देखो कोई भी चीज़ यहाँ पे ख़राब नहीं होती, तो क्लोरीन गैस को ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इन लोगों ने यूज़ कर लिया। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइम। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर में क्लोरीन गैस पास करोगे तो भाई साहब CaOCl2, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, याद रखना, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो CaOCl एक ब्रैकेट में होता है और दूसरा Cl ब्रैकेट के बाद, तो CaOCl Cl, तो भाई 2 Cl है, इसीलिए इसको एक ही बार लिख देते हैं CaOCl2। तो ये कैल्शियम क्लोराइड जो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला है ये। तो कैसे बनता है ब्लीचिंग पाउडर? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकनेम क्या है? ड्राई स्लेक्ट लाइम। दिख रहा है तुमको? ये ड्राई स्लेक्ट लाइम के ऊपर में जब क्लोरीन गैस पास करोगे तो तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर बनेगा। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? ब्लीचिंग पाउडर
कॉटन के लाइनर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, वुड पल्प इंडस्ट्री में, पेपर फैक्ट्रीज में, कपड़े धोने में, लॉन्ड्रीज में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज इसको यूज़ करते हैं। और ड्रिंकिंग वाटर फॉर फ्री फ्रॉम जर्म्स, मैंने बताया ना तुमको आरओ कैंट में। और भाई साहब ये एक ऐसा गैस है जो तुमको किसी भी कीटाणु को मार देता है। अगर तुम्हारे पानी के अंदर में कोई भी कीटाणु जिंदा है तो ये ब्लीचिंग पाउडर डाल दो। पुराने ज़माने में पता है तुमको, वेल होते थे, कुआं हुआ करता था, तो कुएं का तो भाई साहब वो आरओ कैंट नहीं लगा सकते, तो लोग कुएं में चूना डाल देते थे। तो याद रखना, अगर वो ब्लीचिंग पाउडर डालते तो ईजिली जो है मतलब बैक्टीरियाज को वो किल करता है। अब आ जाओ बेकिंग सोडा। घर पे कितने लोग अभी इस लॉकडाउन में बढ़िया से समोसे वमोसे वड़ा पाव खाते हो मम्मी के हाथ का? ये उसी रिलेटेड है, इसलिए पूछ रहा हूँ। चलो, द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ास एक्सेट्रा। Sometimes it is added for faster cooking. The chemical name of compound is sodium hydrogen carbonate, NaHCO3. Sodium bicarbonate भी इसको कहा जाता है। It is produced using sodium chlorine as in the raw material. पूछेगा तुमको भाई साहब ये सोडियम बाइकार्बोनेट बनता कैसे? कुछ नहीं, नमक लेना है, पानी लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, अमोनिया लेना है, सबको मिला देना। क्या सब? नमक, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मतलब सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इन सबको मिक्स करोगे तो अमोनियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा और सोडियम बाइकार्बोनेट बच जाएगा। अगर ये सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच वैल्यू तुम चेक करोगे, कैन यू करेक्टली वाई इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड? क्योंकि ये बेस होता है, इट इज़ मिल्ड नॉन करेसिव बेसिक सॉल्ट, इसीलिए वो बेसिक सॉल्ट होता है। इसीलिए तुमको अगर मधुमक्खी काटे तो वहाँ पे थोड़ा छिड़क दो तो भाई तुम्हारा न्यूट्रलाइज कर देता है। यहाँ पर रिएक्शन देखो, ये सोडियम बाइकार्बोनेट साहब है, यही हमारा बेकिंग सोडा। उसको थोड़ा गर्म करोगे तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, यही सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट, पता है ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसमें 10H2O डाल दो तो फिर वॉशिंग पाउडर बनेगा। बताऊंगा, ये सब भी बताऊंगा अभी। तो ये Na2CO3 देख लिया तुमने, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने से सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। गॉट इट? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस यूजेस इन द हाउस। सीधा सीधी समझ लेना, पकौड़े बनाने में भाई साहब, और जैसे वड़ा होता है, दही वड़ा होता है, जो फुलाने में, कोई भी जैसे रसगुल्ला नहीं फूलते रहते उसमें भी डाल सकते हैं। तो ये बेकिंग पाउडर जो है ना पकौड़े बनाने के लिए, कि वो पकौड़ा पूरा फुला फुला रहता है, इसलिए बेकिंग सोडा का यूजेस फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अ मिल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर द फॉलोइंग, जैसे बेकिंग पाउडर में अगर तुम पानी डालोगे तो H+ आयन निकलेगा, और H+ आयन जैसे निकलेगा तो भाई साहब ये डायरेक्टली H2O बनाएगा, CO2 बनाएगा और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बच जाएगा। गॉट इट? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू रिस्क मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। हाँ, केक क्यों सॉफ्ट होता है पता है? स्पॉन्जी होता है। जब तुम लोग बर्थडे में एक दूसरे के ऊपर में फेंकते हो, लगाते हो, ये इसका मेन रीज़न यही है, उसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ा हुआ रहता है, जो स्पेशली यही जो तुमको रिएक्शन दिखाया सोडियम बाइकार्बोनेट का, उसी रिएक्शन के अंतर्गत उसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रहता है, जिस कारण से वो स्पॉन्जी होता है। समझ में आ रहा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड बीइंग अल्कलाइन। इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। इसीलिए भाई साहब आप जो लेते हो ना इनो, जो आपको भाई साहब एसिड ज़्यादा हो गया शरीर के अंदर में तो आराम मिल जाती है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंक्शन। हाँ, कभी कभी आजकल देखना कि वो जो फायर एक्सटिंक्शन रखा रहता है लाल कलर का बॉटल, उसके अंदर में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब आ जाओ वॉशिंग सोडा। मैंने बताया था ना, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने से सोडियम कार्बोनेट मिलता है, और सोडियम कार्बोनेट के अंदर में 10 बूंद पानी डाल दो, मतलब 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिला दो, तो वो तुम्हारा वॉशिंग सोडा, मतलब धोबिया का सोडा, बराबर। अनदर केमिकल्स दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज सोडियम कार्बोनेट, दैट इज वॉशिंग सोडा। आप लोगों ने देखा होगा सोडियम कार्बोनेट जो बेकिंग सोडा को हीट करने से मिलता है, अगर इसको हम रिक्रिस्टलाइज करें तो सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा में बदल जाएगा, जो एक बेसिक सॉल्ट है। ये रिएक्शन का याद रखना, ये सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O इज इक्वल टू Na2CO3 इंटू 10H2O, दैट इज सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O को ही वॉशिंग सोडा कहा जाता है। ये 10H2O क्या करता है? देखा तुमने, सर्फ देखा है, सर्फ एक्सेल या डिटर्जेंट,
देखना उसको तुम हाथ में लोगे ना तो तुम्हें मॉइस्चर टाइप का, मतलब तुरंत तुम्हारा हाथ जो है भीग जाएगा, वेट हो जाएगा। इससे पता चलता है कि उस सर्फ एक्सेल पाउडर के पास ये 10H2O मिक्स है। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ये बहुत केमिकल प्रोसेस में यूज भी होता है। यहाँ पे कुछ यूजेस दिया है, जैसे वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ये जो वॉशिंग सोडा होता है ये तीनों इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, हाँ बोरेक्स का नाम सुना है तुम लोग, दाद खुजली हो जाती है तो बोरेक्स हम लोग लगाते हैं, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, हाँ भाई सब कपड़े धोने में। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, हाँ हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में भी ये यूज़ किया जाता है। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? अब क्वेश्चन अगर तुम्हें देखना है कि कोई भी चीज़ का क्रिस्टल्स अगर ड्राई है या नहीं है, तो तुम्हारे घर में जो चीनी है ना, शक्कर, उसको टेस्ट ट्यूब में ले लेना और बंसन बर्नर के ऊपर में हीट करना, देखना वो चीनी जो है वो काला हो जाएगा एकदम कोयले की तरह, और ऊपर में एक बूंद पानी निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर में वाटर है या नहीं है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन था, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? तो इन लोगों ने कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O, जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है ब्लू कलर का क्रिस्टल, उसके अंदर में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है, CuSO4 इंटू 5H2O उन लोगों ने लिया और वही बंसन बर्नर पे हीट किया, तो इन लोगों को पता चल गया भाई साहब कि है या नहीं है। तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड सॉल्ट टर्न्स वाइट। समझ में आया? अगर वो ब्लू कलर का सॉल्ट है भाई साहब, उसके अंदर में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, इस कारण से वो ब्लू है। आज ब्लू है, पानी पानी बोलते हो ना, ये ब्लू क्यों होता है अब समझ में आया? पानी के चक्कर में वो कॉपर सल्फेट ब्लू है। अगर पानी तुमने उसके निकाल दिया, अगर कॉपर सल्फेट में से पानी को तुमने ड्राइड कर दिया, तो कॉपर सल्फेट चीनी बन जाएगा, वाइट कलर का बन जाएगा। इफ़ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल्स अगेन विथ वाटर यू विल फाइंड द ब्लू कलर ऑफ क्रिस्टल्स रीअपियर्स। अगर वापस वो, जैसे कॉपर सल्फेट को तुमने ड्राई किया, उसको जलाया तो वो वाइट बन गया, और वापस पानी डाल दो तो फिर से वो ब्लू बन जाता है। वही है यहाँ पे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। 5 मॉलिक्यूल्स वाटर होता है, जो कॉपर सल्फेट का हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इसको कहा जाता है। हाइड्रेटेड का मतलब ये वाटर के साथ मिला हुआ है, तो CuSO4 इंटू 5H2। उसी तरह से हमारा जो अभी वॉशिंग सोडा बताया था, वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा बोलो तुम उसको, बेकिंग सोडा था, और ये वॉशिंग सोडा के अंदर में भी 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रहता है, जिस कारण से वो वेट रहता है। अगर तुम्हें एक्सपेरिमेंट घर पे करना है तो एक क्या करना है, स्टील का ग्लास ले लेना, उसके अंदर में थोड़े सर्फ डाल देना और उसको चूल्हे पे थोड़ा देर हीट करना। देखना तुम उसके अंदर से वो जो सर्फ एक्सेल होगा वो पूरा जल जाएगा, और उसके अंदर ऊपर में देखना वो 10H2O जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स तुम्हारे स्टील वाले ग्लास में। अब आ जाओ, दूसरा सॉल्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। कितने लोगों ने पेरिस का नाम सुना है? ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब तुम्हारा हड्डी टूट जाता है तो डॉक्टर जो लगाता है ना प्लास्टर, वही प्लास्टर। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, 273 + 100 दैट इज़ 373 केल्विन। तो वैसे 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है, लेकिन तुम लोग अभी 10th स्टैंडर्ड में हो, थोड़ा ही पढ़ना, तो बोलता है कम डिग्री पर भी चलेगा। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो उसके अंदर से पानी का जो मॉलिक्यूल्स है वो टूट करके 12H2O, मतलब इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2। ये जो जिप्सम है, जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 इंटू 2H2O, लेकिन जैसे इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओगे तो ये CaSO4 इंटू 12H2O में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। देखो यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, दिख रहा है तुमको, CaSO4 इंटू 12H2O प्लस 1.5H2O गिव CaSO4 इंटू 2H2। उल्टा कर दे रिएक्शन को। ये जिप्सम है, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा और 1.5 मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे। पेरिस, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन द राइट पोजिशन। Plaster of Paris is a white powder and on mixing with water it changes to gypsum, once again giving a hard solid mass. इसलिए भाई साहब जिस लोगों का प्लास्टर हुआ रहेगा उन लोगों से पंगा मत लेना। Note that only half of water molecule is shown in the attached water of crystallization. Now you can get half a water molecule. It is written in the form because 2 formula units CaSO4 share one molecule of water. Plaster of Paris used for making toys. Yes,
वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो मूर्तियाँ बनाने में भी यूज़ होता है। मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, ट्राई टू फाइंड आउट वाई कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्वेश्चन दिया है तुमको, क्यों हेमीहाइड्रेट को, वही हाफ मॉलिक्यूल जो है ना उसी को हेमी कहा जाता है, पूरे को स्फेयर और आधा को हेमीस्फेयर, उसी तरह हेमीहाइड्रेट, हाफ H2 को हेमीहाइड्रेट क्यों कहा जाता है, इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है, इसका आंसर तुम लोग ढूंढना। ये था हमारा चैप्टर, और इस चैप्टर के कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं जो तुम लोग इजीली देख सकते हो। अगर फिर भी तुम्हें कोई दिक्कत लगे इस चैप्टर से रिलेटेड तो एक बार कमेंट करना कि सर मैं ये टॉपिक नहीं समझ में आया, चाहे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो या फिर अदर टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो जो तुम्हें नहीं समझ में आया होगा पूरे चैप्टर का, तो रिप्रेजेंट करना, मैं ज़रूर मदद करूँगा। कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाके कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, ना अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा तुम्हें ये वीडियो। आखिर जो भी तुम्हें नहीं समझ में आया या समझ में आया उसको जब तक तुम बताओगे नहीं तब तक मैं नहीं समझूंगा, इसलिए उसको कमेंट ज़रूर करना, अच्छा या ख़राब जो भी लगा तुम्हें। और फिर जो डाउट होगा उसको ऊपर में लिख देना, सर आई हैव नॉट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, प्लीज़ मेक वन मोर वीडियो ऑफ दिस कंसेप्ट। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ डू द सब्सक्राइब ऑफ दिस चैनल। इफ़ यू हैव नॉट लाइक देन प्लीज़ डू कमेंट्स below this video. That's all for today. Thank you very much. ये था हमारा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट।